हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BHU BA स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, हम इतिहास में फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के विषय में। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में चलिए देख लेते हैं। तो ये 1351 से 1388 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। इसका जन्म 1319 ईस्वी में हुआ तथा इसके पिता का नाम मलिक रजब था। अब गयासुद्दीन ने इसके पिता की मृत्यु के बाद इसकी देख रेख की। मोहम्मद तुगलक ने इसे आमिर ए हाजिब के पद पर नियुक्त किया था। फिरोज शाह अपने आर्थिक व प्रशासनिक सुधारों के कारण सल्तनत काल का अकबर कहलाया। बर्नी इसका दरबारी कवि था, जियाउद्दीन बर्नी। उसकी पुस्तकें ये 2 नंबर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तारीख़ फिरोज शाही और फतवा जहादीरी, 2 बुक्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 23 मार्च 1351 ईस्वी में वह सुल्तान बना। उस समय देश की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। शासन प्रबंध अस्त व्यस्त हो चुका था। साम्राज्य का बहुत सा भाग दिल्ली के अधिकार से जा चुका था। गुजरात, सिंध, बंगाल और दक्षिण के प्रदेश स्वतंत्र हो चुके थे। ऐसी परिस्थितियों में फिरोज के सम्मुख कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे, जैसे प्रजा के असंतोष तथा कष्ट को दूर करना, शासन को पुनः व्यवस्थित करना तथा तुगलक वंश के प्रति जनता में विश्वास उत्पन्न करना। फिरोज शाह तुगलक के सैनिक अभियान जो पूछे जाते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद तुगलक के समय साम्राज्य से अलग हुए प्रदेशों पर पुनः अधिकार करने के लिए अभियान किए, परंतु वह लगभग असफल रहा। पहला है बंगाल अभियान, जो हुआ था 1353 में तथा 1359 ईस्वी में। 1353 ईस्वी में फिरोज ने बंगाल के शासक हाजी इलियास पर आक्रमण किया, परंतु कुछ समय बाद फिरोज तुगलक स्वयं वापस लौट आया। 1359 ईस्वी में इलियास के पुत्र सिकंदर के समय पुनः आक्रमण किया, परंतु फिर भी वह असफल रहा। अगला है जाजनगर, जो उड़ीसा का क्षेत्र है, उस पर आक्रमण किया 1360 ईस्वी में। बंगाल से लौटते समय रास्ते में फिरोज ने जाजनगर के हिंदू शासक पर चढ़ाई कर दी। यह आक्रमण धार्मिक उद्देश्य के लिए किया गया था। जाजनगर का शासक भाग गया था। सुल्तान ने जगन्नाथ मंदिर को लूटा तथा मंदिर की मूर्तियों को समुद्र में फेंकवा दिया। वहां के राजा ने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली, अर्थात उसने जाजनगर पर अपना अधिकार कर लिया। अगला है नगरकोट विजय, जो 1360 ईस्वी में हुई। सुल्तान ने 1360 ईस्वी में नगरकोट पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया तथा ज्वालामुखी के मंदिरों को ध्वस्त करवा दिया। उसने मंदिर की मूर्तियों को विजय चिन्ह के रूप में मदीना भिजवा दिया। अगला है हमारी थट्टा विजय, जो 1362 ईस्वी और 66। 1362 ईस्वी में फिरोज ने सिंध की राजधानी थट्टा पर आक्रमण किया। वहां के शासक जाम ने उसका डटकर सामना किया, परंतु सुल्तान ने उसे परास्त कर दिया तथा अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। इस आक्रमण से सुल्तान को भारी हानि हुई, जिससे फिरोज की विवेकहीनता तथा अयोग्यता प्रमाणित हो गई थी। फिरोज शाह तुगलक को विरासत में मिली समस्याएं क्या थी? किसानों का विद्रोह, उलेमा वर्ग, अमीर वर्ग में असंतोष व्याप्त था, खराब आर्थिक स्थिति थी। मोहम्मद बिन तुगलक की जो सारी योजनाएं असफल हुई, उसमें काफ़ी ज़्यादा धन अपव्यय हुआ। उससे राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब थी और साम्राज्य का विघटन हो रहा था। इन समस्याओं को फिरोज ने निम्न प्रकार से हल किया। किसानों द्वारा अकाल के समय मोहम्मद तुगलक से लिए गए ऋणों को माफ़ कर दिया। भूमि की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके मालगुजारी की दर इतनी घटा दी कि किसान बिना किसी कठिनाई के अपना कार्य करने लगे। अगला पॉइंट है सिंचाई के प्रबंध को इतना सुव्यवस्थित किया गया कि अधिकाधिक भूमि पर कृषि होने लगी। राजस्व विभाग के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि कर दी गई ताकि वे रिश्वत से बचें। कृषि संबंधी सुधारों के फलस्वरूप गांवों की हालत सुधर गई एवं कृषि को प्रोत्साहन मिला। फिरोज तुगलक ने अमीरों को संतुष्ट करने के लिए सैनिक व असैनिक पदों को वंशानुगत बना दिया। उलेमाओं का सहयोग पाने के लिए कट्टर धार्मिक नीति अपनाई। उलेमाओं को विशेषाधिकार पुनः दिए गए तथा शरीयत को न केवल प्रशासन का आधार घोषित किया गया, बल्कि व्यवहार में भी उसे कठोरतापूर्वक लागू किया गया। ऐसा करने वाला वह सल्तनत का पहला शासक था। खाली खजाने के समाधान के लिए फिरोज ने बंजर भूमि के विकास पर बल दिया तथा इससे प्राप्त होने वाली आय को धार्मिक कार्यों पर खर्च करना नियमित किया। फलों के निर्यात पर बल दिया गया। उसे 36 प्रकार के कारखानों की स्थापना की। कारखानों का सर्वाधिक विकास इसी के काल में हुआ। अगला है इसकी धार्मिक नीति। अलाउद्दीन खिलजी का मोहम्मद तुगलक जैसे
अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद तुगलक जैसे शासकों ने धर्म को राजनीति से अलग रखा, परंतु इसके ठीक विपरीत फिरोज ने राजनीति को धर्म पर आधारित कर दिया था। इसका प्रमुख कारण था उसने क्यों धर्म की राजनीति की, उसका धार्मिक स्वभाव तथा उसमें उसकी रुचि थी। दूसरा पॉइंट है उलेमाओं का समर्थन प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने धर्म की राजनीति की। तीसरा है मुस्लिम लोगों की सहानुभूति के लिए, मुस्लिम जनता उसका सहयोग करे इसलिए उसने ऐसा किया। इसलिए फिरोज ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यों में उलेमाओं से परामर्श लेना तथा उनकी सलाह अनुसार शासन करना स्वीकार कर लिया था, परंतु उलेमाओं का दृष्टिकोण संकुचित तथा संकीर्ण था, जिससे उसे हानि हो रही थी। उलेमाओं के प्रभाव के कारण भारत में इस्लाम का प्रसार करना, हिंदू का धर्म परिवर्तन कराना, हिंदू मंदिरों तथा मूर्तियों को तोड़वाना और हिंदुओं पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार करना फिरोज के शासन का ध्येय बन गए थे। फिरोज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मैं अपनी काफिर प्रजा को पैगंबर का धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया और यह घोषणा की कि जो भी अपने धर्म को छोड़कर मुसलमान बन जाएगा उसे जजिया से मुक्त कर दिया जाएगा। नगरकोट और जाजनगर पर फिरोज के आक्रमण उसकी धार्मिक नीति से प्रेरित थे। इन दोनों स्थानों पर उसने मंदिर तथा मूर्तियां तुड़वाई और पुजारियों को मार दिया। हिंदुओं के धार्मिक मेलों पर रोक लगा दी तथा हिंदू मंदिर बनाने पर रोक लगा दी। वह स्वयं को केवल मुस्लिम शासक समझता था। वह उलेमाओं से इतना प्रभावित था कि शिया तथा अन्य सुन्नी मुसलमानों पर भी अत्याचार करता था। शिया लोगों को भी दंडित किया तथा उनकी धार्मिक पुस्तकों को भी जलवा दिया। साम्राज्य के पतन में फिरोज शाह तुगलक का योगदान, किस कारण से फिरोज शाह के कारण तुगलक साम्राज्य का पतन हुआ। फिरोज तुगलक ने अपने शासनकाल में अपने साम्राज्य को काफ़ी हद तक संगठित तथा सुव्यवस्थित किया, किंतु उसके कार्यों से आम जनता असंतुष्ट थी। मुस्लिम जनता संतुष्ट थी बट हिंदू जनता असंतुष्ट थी। इन सब के बावजूद अनेक इतिहासकार फिरोज तुगलक को दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं। इसके समर्थन में उनके द्वारा निम्नलिखित मुख्य तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। पहला, अमीरों के प्रति उदारता के घातक परिणाम हुए। उलेमा वर्ग के प्रति अत्यधिक उदार नीति उससे घातक पड़ी। फिरोज की धार्मिक नीति से जो हिंदू थे उसके विरोधी बनते चले गए। सेना को निर्बल, उसने सेना पर ध्यान नहीं दिया, उसने सिर्फ धर्म की राजनीति की, इसलिए सेना निर्बल हो गई। शासन का विकेंद्रीकरण, उससे उसका शासन कमज़ोर हुआ। दास प्रथा को उसने प्रोत्साहन दिया। शासन में अव्यवस्था तथा भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था। फिरोज की दुर्बल विदेश नीति थी। फिरोज के निर्बल उत्तराधिकारी जो उसके आगे का शासन चलाने वाले थे वो काफ़ी ज़्यादा अयोग्य थे, जिससे उसका तुगलक वंश का पतन स्टार्ट हो गया था। तो ये था हमारा। आपको आंसर राइटिंग जब उसमें पूछा जाएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं। वीडियो अगर आप यहाँ तक देखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।